Hello friends, welcome back to our channel. So in this video we will get an overview of STS page. STS page polyacrylamide gel electrophoresis. But before going ahead with this video, I will advise you to watch our previous video on electrophoresis, which was agarose gel electrophoresis. There you will get a basic idea of what electrophoresis is and how it takes place, its procedure, and what is the need of doing it, why we do the process of electrophoresis. By watching that video, it will be easier for you to understand this topic. I will put the link of that video in description box as well so that you can watch the video from here also. So now let's begin. SDS page, which stands for sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. As we talked earlier, जैसा कि हमने पहले देखा था कि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि वो जो उसके अंदर जेल यूज हो रहा है एगरोस जेल, उसके जो पोर्स का साइज है वो इस अकॉर्डिंग है कि वो डीएनए को सेपरेट कर सकता है, क्योंकि डीएनए लार्ज साइज का है। लेकिन आज जो हम जेल यूज करेंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल, उसके पोर का साइज छोटा होता है, इसीलिए ये प्रोटीन के सेपरेशन के लिए होता है, क्योंकि प्रोटीन्स का साइज या फिर मोलिकुलर वेट डीएनए के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इसीलिए हमें इसके अंदर इसकी सेपरेशन के लिए एक ऐसे जेल को यूज करना पड़ेगा जो जिसके अंदर पोर्स साइज बहुत कम हो, जिसके पोर्स बहुत छोटे छोटे हों। This is one of the most powerful technique to separate proteins on the basis of their molecular weight. और इसका रेजोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि हमने देखा था कि डीएनए की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने की थी एग्रो से, उसका रेजोल्यूशन फिर भी इतना खास नहीं था, लेकिन इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कैसे ये काम करता है। अब हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो जो हमने डीएनए के केस में देखा था कि उसका लेंथ कितनी थी डीएनए की, या फिर हम उसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उतना ही ज़्यादा पीछे रह जाएगा, पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आगे चला जाएगा। हमने एगरोस जेल में भी देखा था। दूसरा, इसमें कौन सा फैक्टर काम करता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज क्या है। वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। डीएनए के अंदर हमें ये बेनिफिट देखने को मिला था कि उसके अंदर सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स पहले से ही नेगेटिवली चार्ज थे, तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोटीन सेपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ काम कर सकते हैं। एक तो वो उनके मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंगली भी मूव करेगा, दूसरा वो उसके चार्ज के बेसिस पे भी मूव करेगा, और तीसरा वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जबकि कुछ फाइबरस प्रोटीन्स होते हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं और वो ईजिली पोर्स को क्रॉस कर जाएंगे, जबकि जो फाइबरस प्रोटीन होते हैं वो लेंथी होते हैं और वो पोर्स को ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे प्रोटीन के अंदर, तो अगर हम प्रोसेस को देखें तो उसके अंदर कहीं से तो कहीं पे लेंथ का फैक्टर काम कर रहा है, कहीं पे उसका चार्ज काम कर रहा है। तो कोई एक फैक्टर नहीं है जो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जब हम अपना प्रोटीन का सैंपल बनाते हैं तो हम उसके अंदर कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट डालते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के साइज या फिर मोलिकुलर वेट के ही फैक्टर को मतलब काम करने दे, और बाकी जो दो फैक्टर्स हैं वो सप्रेस हो जाएं। वो क्या होता है, वो होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। इसीलिए हम इस टेक्निक को सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या करता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। अब अगर प्रोटीन देखें वो अमीनो एसिड्स का बना होता है, तो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल सब होते हैं। तो ये सोडियम डोडेसाइल सल्फेट क्या करेगा, ये सारे अमीनो एसिड्स को एक उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज बना देगा। सारे अमीनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे डीएनए की तरह। फिर वो सारे सिर्फ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही मूव करेंगे, फिर ये फैक्टर सप्रेस हो जाएगा, फिर वो चार्ज के बेसिस पे सेपरेट नहीं हो पाएंगे। दूसरा क्या होता है, ये जो सोडियम टोडेसाइल सल्फेट है ये प्रोटीन्स को डी नेचर कर देता है, उनको तोड़ देता है, जिसके कारण
जो प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कुछ प्रोटीन ग्लोबुलर हैं, फाइब्रस हैं, तो वो ब्रेक हो जाएंगे, तो उनकी शेप, प्रोटीन की शेप भी उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगी सेपरेशन को। तीसरा जो फैक्टर रह जाएगा मोलिकुलर वेट, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली ही जो होंगे प्रोटीन मोलिक्यूल्स वो सेपरेट होंगे। तो ये रीजन है हमारा यहाँ पे सोडियम डोडेसाइल सल्फेट को यूज करने का। एक ये क्या होता है, दिस टेक्निक इज डिसकंटिन्यूअस जेल सिस्टम। डिसकंटिन्यूअस जेल सिस्टम का मतलब क्या है, अगर कंटिन्यूअस जेल की बात करें तो उसका मतलब टॉप से लेके बॉटम तक सिर्फ एक ही जेल है जो कंटिन्यूसली है, मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो जेल सिस्टम है वो डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब यहाँ पे जेल के दो सिस्टम हैं, एक जेल का सिस्टम ऊपर होगा और दूसरे जेल का सिस्टम नीचे होगा। प्रोटीन्स को सेपरेट होने के लिए दो जल के सिस्टम को क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी वो जाके आगे सेपरेट हो पाएंगे ठीक से। तो एक पहला जल जो ऊपर होता है इसके अंदर, जिसमें वेल्स भी क्रिएट करते हैं जिनसे प्रोटीन पहले मूव करना शुरू करते हैं, वो स्टैकिंग जल होता है। और जो नीचे वाला जल होता है उसके नीचे जो दूसरे इलेक्ट्रोड के पास प्रेजेंट होता है उसको रिजोल्विंग जल बोलते हैं। So this technique is discontinuous gel system which utilizes negatively charged detergent sodium dodecyl sulfate which dissociates protein into their individual polypeptide subunits, जिसके कारण उनका शेप का फैक्टर सप्रेस हो जाएगा एंड गिव अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज अलोंग ईच डीनेचर्ड पॉलीपेप्टाइड। चार्ज को भी वो नेगेटिव बना देगा जिसके कारण वो चार्ज के बेसिस पे भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इट फोर्सेस polypeptides to extend their conformation to achieve similar charge mass ratio. SDS treatment therefore eliminates the effect of differences in shape so that chain length which reflects their molecular mass is the sole determinant of migration rate of proteins electrophoresis में। उसके बाद का जो हम प्रोसीजर है वो तो सेम ही है इसके अंदर भी, जैसा एग्रोस जेल के अंदर देखा था। व्हेन दिस डीनेचर्ड पॉलीपेप्टाइड्स आर लोडेड एट द कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर लोड करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर, जिसके अंदर वहां पे एग्रोस जेल था, यहाँ पे पॉलीअक्रिलामाइड जेल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जैसे उसके अंदर भी किया था, तो हमें क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे प्रोटीन के, अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलिकुलर मास, साइज के अकॉर्डिंग वो अरेंज होंगे, लार्ज साइज के ऊपर प्रेजेंट होंगे, स्मॉल साइज के बैंड्स नीचे होंगे। रेट ऑफ मूवमेंट भी हमें एग्रोज की तरह ही जेल के पोर साइज पे डिपेंड करेगी, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी तो उनकी मोलिक्यूल्स के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी ना। अभी तो हमने जल के बारे में देखा, अगर बफर के बारे में देखें तो यहाँ पे बफर भी तीन टाइप के यूज करते हैं हम। पहले टाइप का बफर होता है स्टैकिंग जेल बफर। जब हम स्टैकिंग जेल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो ऊपर वाला जेल है, उस टाइम पे हम उसके अंदर जो बफर ऐड करते हैं वो स्टैकिंग जेल बफर होता है। इसका पीएच कम होता है 6.8, जो उसकी मॉलिक्यूल की सेपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा रिजोल्विंग जेल बफर, रिजोल्विंग जेल बनाते टाइम हम उसके अंदर जो बफर ऐड करते हैं वो होता है रिजोल्विंग जेल बफर। इसका पीएच स्टैकिंग जेल बफर से ज़्यादा होता है, 8.8 होता है। इट concentrates the diluted protein sample into a narrow band. Although it is used to separate proteins on a routine basis, STS page can also be used to separate DNA and RNA molecules. अब हम क्या देखते हैं कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और वर्टिकल भी हो सकता है। जनरली हम प्रोटीन की सेपरेशन के लिए वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोड ऊपर होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड नीचे होगा और वो मूव करेंगे। जबकि हम डीएनए को जब सेपरेट करते हैं उस टाइम पे हम हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। एगरोज जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं वो हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जेल को प्रिपेयर करेंगे। जेल को प्रिपेयर करने के बाद जेल की कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग का मतलब जेल को उसके जहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी वहां पे डाल देना लिक्विड फॉर्म में, जिससे वो बहुत ही जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जिसके अंदर अलग अलग साइज के पोर्स होंगे। तो जेल जो सॉलिडिफाई हो रहा है इसी को बोलते हैं जेल कास्टिंग। ये जो apparatus दिखा रखा है यहाँ पे जेल कास्टिंग होती है, और ये जो हमें दिखा रखा है ग्रीन ग्रीन, ये है जेल कास्टिंग फ्रेम। इसके अंदर हम जेल कास्टिंग करते हैं। अब इसके अंदर हम कहाँ पे जेल को डालेंगे,
इस जेल कास्टिंग फ्रेम के अंदर हम ग्लास की प्लेट्स डालेंगे। ये देखो, ये आई एक ग्लास की प्लेट, इसको क्या कहेंगे, टॉप प्लेट। और इसी के साथ हम एक और प्लेट डाल देंगे ग्लास की, ये है स्मॉल प्लेट। इन दोनों प्लेट्स को हम साइड से इसके अंदर, इस कास्टिंग फ्रेम के अंदर ठीक से फिट कर देंगे। और अब इसके अंदर जो दोनों प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस बचा ना, ये वर्टिकल पोजीशन में, इसी के अंदर हम अपना जेल कास्ट करेंगे, जेल सॉलिडिफाई करेंगे। अपना लिक्विड फॉर्म ऑफ जेल इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये है वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये देखो, ये ऐसे दिखा रखा है साइड करके। ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो थोड़ा सा गैप है, इसके अंदर हम अपना जेल डाल देते हैं जो सॉलिडिफाई हो जाता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोम रख देंगे। जेल सॉलिडिफाई होने से पहले हम इसके ऊपर यहाँ कोम रख देंगे, जिससे जब वो जेल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उस कोम के कारण उस जेल के अंदर अलग अलग वेल्व्स प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर हम अपना प्रोटीन सैंपल फिर आगे जाके लोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है, अब ये टाइटली फिट नहीं है ये दोनों प्लेट्स, तो साइड में से भी जल लीक आउट कर सकता है। उसके लिए हम यहाँ इन दोनों जो प्लेट्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए ये जो दिखा रखा है, ये एक स्पेसर लगा देंगे। यहाँ भी इस साइड भी लगा रखा है, इस साइड भी लगा रखा है, जिसके कारण साइड से जो है वो जल लीक ना कर पाए। इस जेल को बनाते हुए भी हमें क्या चाहिए, नीचे हमें रिजॉल्विंग जेल चाहिए और ऊपर हमें स्टैकिंग जेल चाहिए। तो जो जेल हमें नीचे चाहिए वो हम पहले डालेंगे ताकि वो नीचे जाए और फिर सॉलिडिफाई हो जाए और ऊपर हम दूसरा डाल सकें। तो पहले हम ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल कास्टिंग करते टाइम पहले हम रिजॉल्विंग जेल डालेंगे। और उसके बाद रिजॉल्विंग जेल डालने के बाद जब रिजॉल्विंग जेल सॉलिडिफाई हो रहा होता है ना, उस टाइम पे ये जो है, कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इस स्पेस से वो रिजॉल्विंग जेल में ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, क्योंकि ये जेल ऑक्सीजन को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन जब भी होगी एनवायरनमेंट में तो यहाँ पे बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और वो बबल्स फिर आगे जाके जो हम वेल्स बनाएंगे उनको भी खराब कर सकते हैं, लेंस को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइसोप्रोपेनॉल की लेयर डाल देंगे। डिसॉल्विंग जेल डालने के बाद हम स्टैकिंग जेल डालने से पहले यहाँ पे एक आइसोप्रोपेनॉल की लेयर डाल देंगे, जिस जो क्या करेगी, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगी। उसके बाद जब ये सोलिडिफाई हो जाएगा डिसॉल्विंग जेल, उसके बाद इसको ऑक्सीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद चाहे ऑक्सीजन हो, उसके बाद फिर हम इस लेयर को, आइसोप्रोपेनॉल की लेयर को रिमूव कर सकते हैं और अपना अगला कंपोनेंट डाल सकते हैं, जो क्या है, स्टैकिंग जेल, जो फिर जाके सोलिडिफाई हो जाएगा। अब इस चीज़ के भी कई रीजंस हैं कि हम प्रोटीन के लिए वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों परफॉर्म करते हैं और डीएनए के लिए हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है कि प्रोटीन के लिए, जैसे हमें पता है, डिसकंटिन्यूअस जेल सिस्टम की ज़रूरत होती है। नीचे रिजॉल्विंग जेल होगा, ऊपर स्टैकिंग जेल होगा। तो उसके बाद रिजॉल्विंग जेल को ऑक्सीजन से बचाने के लिए अगर हम यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल डाल रहे हैं तो वो सिर्फ इतनी थोड़ी सी जगह में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी सेटअप को हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर जितनी जगह पे हमने ये वाला जेल डाला है, रिजॉल्विंग जेल, उस सारी जगह पे हमें ऑक्सीजन से बचाना पड़ेगा उसको, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते टाइम इसीलिए जेल कास्टिंग करना इजी हो जाता है अगर हम वर्टिकली ले रहे हैं प्रोटीन के केस में। दूसरा, अगर हम डीएनए के केस में हम अगर सोचे कि हम वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर लें, तो उसके भी कुछ रीजन है कि हम नहीं करते। हमें पता है कि डीएनए का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन का इतना नहीं होता। डीएनए का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर अगर हम वर्टिकली परफॉर्म करेंगे तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो डीएनए बहुत जल्दी नीचे जाएगा और वो ठीक से टाइम लेके अपना सेपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको बहुत ही जल्दी नीचे खींच लेगी। जबकि प्रोटीन्स का मोलिकुलर वेट ही कम होता है, उनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलता, तो वो अच्छे से यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं। जल का जैसे हमने देखा, दो टाइप के जल होते हैं। जो ऊपर होता है वो स्टैगिंग जेल होता है, जिसके अंदर वेल्स भी होते हैं, कोम डालते हैं, और नीचे वाला डिसॉल्विंग जेल होता है। और बफर भी तीन टाइप के होते हैं। स्टैकिंग जेल बफर, जो स्टैकिंग जेल बनाते टाइम हम उसके अंदर डालते हैं, जेल कास्ट करने से भी पहले जब हम जेल बना रहे हैं। दूसरा रिजॉल्विंग जेल बफर, रिजॉल्विंग जेल के अंदर डालते हैं। और तीसरा रनिंग बफर,
रनिंग बफर क्या होता है कि जब हमने ये जो जेल बना लिया, जेल कास्ट कर लिया, उसके बाद जब हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के चैम्बर में रखेंगे तो उसके दोनों टाइप के जेल्स के चारों तरफ ये बफर फ्लो करता रहता है, जो मतलब रन करने में हेल्प करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। ये क्या दिखा रखा है अब हमें? तो हमें क्या पता कि हम जो पहले रिजोल्विंग जेल डाल रहे हैं वो कितना डालना है, हमें उसका भी कोई अमाउंट होगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है इसके अंदर पहले ही एक कोम डाल देंगे। वो कोम जहाँ पे एंड हो रही है उससे 1 सेंटीमीटर नीचे, मान लो यहाँ तक कोम एंड हो रही है, कोम के टीथ, उससे 1 सेंटीमीटर नीचे हम एक बाहर लाइन लगा देंगे बीकर के ऊपर जिस कंटेनर में हमें कर रहे हैं, और वहां तक हमें रिजोल्विंग जेल को डालना है। उसके ऊपर आइसोप्रोपेनॉल, और उसके बाद ऊपर जब ये हटा देंगे ऊपर से ऑक्सीजन को जो प्रोटेक्ट करने के लिए हमने डाला है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टैकिंग जेल डाल सकते हैं। जब हम जब हम एगरोस जेल के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे जेल बना रहे थे, तो उसके अंदर भी मोनोमर यूनिट्स होती थी एगरोस जेल की, जो आपस में कंबाइन करके पॉलीमर की फॉर्म ले लेती थी, जो पॉलीमर एगरोस फिर आगे जाके जेल की तरह एक्ट करता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो होती हैं मोनोएक्रिलामाइड, जो आपस में कंबाइन करके स्ट्रैंड्स बनाती है, पोर्स बनाती है। और उन जो मोनोएक्रिलामाइड के स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में और ज़्यादा पोर्स बनाने के लिए, मतलब और ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बढ़ाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है बिस एक्रिलामाइड। ये बिस एक्रिलामाइड क्या करेगा, ये मोनोएक्रिलामाइड के बीच में क्रॉस लिंकिंग बढ़ाएगा, लिंक्स फॉर्म करेगा उनके बीच में। लेकिन जब हमने एगरोस के अंदर देखा था तो वहां पे हीट करके और कूल करके वो अपने आप ही मोनोमर जो है पॉलीमर की फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जब हम मोनो एक्रिलामाइड डालेंगे और बिस एक्रिलामाइड डालेंगे तो उनको पॉली एक्रिलामाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें टिमिड टिमिड का यूज करना पड़ेगा। ये हम उसके अंदर डालेंगे टिमिड, और साथ में अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट क्या करेगा, उसके अंदर पॉलीएक्रिलामाइड की पॉलीमर मोनोएक्रिलामाइड की पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा, जिससे उसके अंदर पॉलीमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से बफर और रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एसटीएस पेज को परफॉर्म करने के लिए? जैसे हमने देखा टिमिड, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एन 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 टेट्रामिथाइलिन इथाइलिन डाइअमाइन। इसके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्रिलामाइड के पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता है और ये पॉलीएक्रिलामाइड बना देता है। दूसरा अमोनियम पर सल्फेट, इसकी पॉलीमराइजेशन के इनिशिएशन के लिए यूज होता है। ट्राइस HCl और ग्लाइसिन, ये क्या है, ये बफर जो हम यूज कर रहे हैं उनके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद ब्रोमोफिनोल ब्लू, इसका यूज हमने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी किया था, कि ये ट्रैकिंग डाई थी जो ट्रैक कर रही थी कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स कहाँ तक पहुंच गए हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म होने से पहले, ताकि हम उन्हें बंद कर सकें, वो लीक आउट ना हो जाए। यहाँ पे भी इसका सेम ही यूज है। और कोमासी ब्रिलियंट ब्लू R250, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाई है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म होने के बाद यूज की जाती है, स्टेनिंग डाई है ये। इससे ओरिजिनल जो हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं वो इसी डाई के कारण देखने को मिलते हैं, जैसे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड थी वैसे। हम खत्म होने के बाद, इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म होने के बाद प्रोटीन्स को स्टेन करेंगे इस डाई से, और उसके बाद हम उसे डी स्टेन भी करेंगे ताकि ज़्यादा डाई ना रहे, कुछ रिमूव हो जाए। फिर उसे 24 आवर्स तक रखने के बाद हमें बैंड्स देखने को मिलेंगे। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ये हमने पहले भी देखा, एक तो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को और डीनेचर करता है। ये हम प्रोटीन का सैंपल बनाते टाइम उसमें मिक्स करते हैं। एक्रिलामाइड मोनोमेरिक यूनिट है और बिस एक्रिलामाइड क्रॉस लिंकर की तरह काम करता है, क्रॉस लिंक बनाता है मोनो एक्रिलामाइड यूनिट्स के बीच में। पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ये सारी चीजें भी हम देख चुके हैं। STS पेज इज यूज्ड एज द सपोर्टिंग मीडियम, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये जो जेल है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है। जब इस एक्रिलामाइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करता है तो ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको पॉलीएक्रिलामाइड बोलते हैं। इसके अंदर हमने दो केमिकल्स भी ऐड किए थे, टिमिड और अमोनियम परसल्फेट। Polyacrylamide is a polymer formed from acrylamide subunits that can also be readily cross-linked. इस टाइप
कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पहले भी देखा था कि डिसकंटिन्यूअस सिस्टम है जल का, दो टाइप के जल होते हैं, रिजोल्विंग जल और स्टैकिंग जल। अब हमें स्टैकिंग जल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि कई बार अगर हम देखें कि हम सिर्फ रिजोल्विंग जल डालें और उससे इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करेंगे, तो रिजोल्विंग जल के अंदर हम जब वेल्स बनाएंगे तो क्या होता है कि वेल्स भी यूनिफॉर्म नहीं होते, तो उसके अंदर जब हम डीएनए का प्रोटीन का सैंपल डालेंगे तो वो भी ठीक से सेपरेट नहीं होगा, वो एक ही टाइम पे सारे मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई ऊपर होगा वेल में, कोई नीचे होगा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम स्टैकिंग जेल का यूज़ करते हैं। स्टैकिंग जेल का यूज़ करने से प्रोटीन जो है पहले स्टैकिंग जेल में से क्रॉस करेंगे धीरे धीरे, और उससे क्या होगा कि ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पे रिजोल्विंग जेल में मूव करना स्टार्ट करेंगे। स्टैकिंग जेल का हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं और रिजोल्विंग जेल ज़्यादा होता है। रिजोल्विंग जेल ऑल्सो कॉल्ड एज सेपरेटिंग और रनिंग जेल भी बोलते हैं। मेन सेपरेशन तो रिजोल्विंग जेल से ही होगा, स्टैकिंग जेल तो सिर्फ उसको एक ही टाइम पे स्टार्ट कराने के लिए, उनका मूवमेंट स्टार्ट कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये 2/3 लेंथ ऑफ जेल प्लेट बनाता है, ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, स्टैकिंग जेल तो कम होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय 5 to 10% ऑफ, इसमें हम एक्रिलामाइड का अमाउंट ज़्यादा डालेंगे जिससे पोर्स छोटे साइज़ के बनेंगे और मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो पाएंगे, पोर्स का साइज़ छोटा होने के कारण। मेन जो सेपरेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। द पोर इन दिस आफ्टर द पोली विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द पोली एक्रिलामाइड इन क्रॉस लिंक्ड आर न्यूमरस, बहुत सारे पोर्स होंगे और छोटे होंगे जैसे हमने बताया, विच इम्पैक्ट सीविंग प्रॉपर्टी टू दिस जेल, जिसके कारण वो सीव कर पाएगा, सीव की तरह एक्ट कर पाएगा जेल। दूसरा स्टैकिंग जेल है जो रिजोल्विंग जेल के टॉप में यूज़ करते हैं और इसके अंदर कॉम इंसर्ट करके वेल्स बनाते हैं जिसमें हम सैंपल डालेंगे। इट इज़ द अपर लेयर ऑफ जेल दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/3 ऑफ द जेल प्लेट, कम है इसका अमाउंट। द परसेंटेज ऑफ एक्रिलामाइड इज चूजन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रोटीन दैट वन विशेज टू आइडेंटिफाई। ये चीज़ तो हर जेल के अंदर देखने को मिलती है। जनरली हम इस वाले स्टैकिंग जेल में एक्रिलामाइड का अमाउंट 2 to 5% रखते हैं, मतलब इसके अंदर इतना अमाउंट नहीं है जितना रिजोल्विंग जेल में है, जिससे इसमें ज़्यादा छोटे साइज के पोर्स नहीं बनेंगे, बड़े ही पोर्स बनेंगे जिससे वो सीव की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, सारे मॉलिक्यूल सी पास कर जाएंगे। ये हाईली पोरस है एंड डिवॉइड ऑफ मॉलिक्यूलर सीविंग एक्शन। उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें, बफर। बफर भी हमने देख लिया, दो टाइप के होते हैं, स्टैकिंग जेल बफर और डिसॉल्विंग जेल बफर। डिसोसिएटिंग एजेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये भी हमने देखा, एसडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ये मोस्ट कॉमन डिसोसिएटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए। व्हेन ए प्रोटीन मिक्सचर इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ एसटीएस के प्रेजेंस में उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के अराउंड ये एसटीएस रैप कर जाएगा, ये एक डिटर्जेंट होता है, तो ये डीनेचर कर देगा। तो प्रोटीन, सारे प्रोटीन्स की शेप चाहे वो पहले कैसे भी हों, उनकी शेप रोड लाइक हो जाएगी और सारे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट इज द सेम नेट नेगेटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ। स्टेन्स हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो हम स्टेन मेन यूज़ करते हैं वो है कुमासी ब्रिलियंट ब्लू, is the most popular protein stain. It is an anionic dye which binds with protein known specifically. सारे प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएगी। क्या प्रोसीजर है अब इस टेक्निक का, कास्टिंग ऑफ द जेल। सबसे पहला क्या, जल को कास्ट करेंगे। द एक्रिलामाइड सॉल्यूशन, ए मिक्सचर ऑफ मोनोमेरिक एक्रिलामाइड और एक बाई फंक्शनल क्रॉस लिंकर डिस एक्रिलामाइड हम यूज़ करते हैं, उसको टिमिड और एपीएस अमोनियम पर सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पॉलीमराइजेशन होने से पहले ही हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने एपीएस डाला उसी टाइम पे जितना जल्दी हो सके हमें उसे ग्लास की प्लेट्स के अंदर जो हमने ली थी, टॉप प्लेट और स्मॉल प्लेट, उनके अंदर डाल देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम जल्दी तो क्या होगा, जिस बीकर में हमने जल बनाया है वो जल उसी बीकर के अंदर ही पॉलीमराइज हो जाएगा और हमारी मेहनत वेस्ट। तो हमें क्या करना है, जितना जल्दी हो सके हमें उस जल को उसके अंदर डाल देना है, ग्लास प्लेट के अंदर, जिसके कारण वो उस प्लेट के अंदर जाने के बाद पॉलीमराइज हो, वो पहले ही पॉलीमराइज ना हो जाए। It is poured in between the glass plate fitted into the gel caster. Persulfate is in the presence of timid forms oxygen free radicals. ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर देगा, जिससे क्या होगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो एक तो बबल्स क्रिएट हो जाएंगे और वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स फिर पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेंगे,
जिससे एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। These linear polymer are interconnected by the cross-linking with bisacrylamide monomer to form a 3D mesh with pores. Size of pore हर जेल की तरह कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा हम एक्रिलामाइड लेंगे और उतने ही छोटे साइज के हमें पोर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, रिजोल्विंग जेल बनाएंगे और वो डालेंगे जेल कैसेट के अंदर। वो पॉलीमराइज हो जाएगा जब, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक थिन लेयर डालेंगे ब्यूटेनॉल की या फिर आइसोप्रोपेनॉल की, जिससे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। वो पॉलीमराइज होते टाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो बबल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जैसा हम नहीं चाहते। और रिजोल्विंग जेल डालने के बाद हम उसके अंदर स्टैकिंग जेल डालेंगे जल्दी से प्रिपेयर करते ही। फिर वो स्टैकिंग जेल उन ग्लास प्लेट के अंदर क्या होगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, अब हम जेल को रन कैसे करेंगे और उसमें स्टेनिंग कैसे होगी। इसमें भी दो टाइप की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें देखने को मिलती है। एक तो रिड्यूसिंग एसडीएस पेज, रिड्यूसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर क्या होगा कि हम सबसे पहले प्रोटीन का सैंपल बनाते टाइम प्रोटीन के अंदर एसडीएस डालेंगे, जिससे वो डीनेचर हो जाए और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाए। दूसरा, हम उसको और डीनेचर करने के लिए, उसके टर्शरी स्ट्रक्चर्स को और ओपन करने के लिए हम इसके अंदर 2 मरकैप्टो इथेनॉल डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। 2 मरकैप्टो इथेनॉल इसको फर्दर डीनेचर कर देगा। इस 2 मरकैप्टो इथेनॉल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें एसएच थायोल ग्रुप देखने को मिलता है। जो प्रोटीन्स के अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में सल्फर सल्फर की लिंकेज होती है, जो मेन प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बीच में लिंक्स बनाते हैं, जिससे टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये 2 मरकैप्टो इथेनॉल उन सल्फर सल्फर बॉन्ड्स को ओपन कर देगा, जिससे प्रोटीन्स के टर्शरी स्ट्रक्चर्स खुल जाएंगे। अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंक्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। The denatured proteins are subsequently loaded into the wells of stacking gel, flooded with stacking buffer। हम सबसे पहले स्टैकिंग जेल बनाएंगे, उसी के अंदर ही हम बफर डाल देंगे। उस जेल और बफर को मिक्स जब हम कर देंगे तो उसको हम फिर उसके अंदर लोड कर देंगे ग्लास प्लेट्स के अंदर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो, उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम नॉन रिड्यूसिंग एसटीएस पेज परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम ना तो बॉयल करेंगे और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, ना ही मरकैप्टो इथेनॉल यूज करेंगे, जिससे हम प्रोटीन्स को शेप के बेसिस पे भी सेपरेट कर पाएंगे। दिस एंड इज कनेक्टेड विद द कैथोड ऑफ पावर सप्लाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, जैसे हमने एगरोस जेल के अंदर किया था, जिससे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करेंगे। फिर स्टैकिंग जेल से पास होने के बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रनिंग जेल में आ जाएंगे, जिसके अंदर रनिंग जेल का अपना बफर है, जिसकी पीएच भी हमने देखा था ज़्यादा स्टैकिंग जेल से। फाइनली उस जेल में से, रिजोल्विंग जेल में से पास होने के बाद प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे साइज के बेसिस पे। प्रोसेस खत्म होने के बाद हम उसमें डाई डालेंगे, कुमासी ब्रिलियंट ब्लू, जिससे हमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा। एक्सेस ऑफ स्टेन को हम डी स्टेनिंग से रिमूव कर देंगे, और डी स्टेनिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का। ब्लू कलर के बैंड्स हम देखेंगे और उसको हम फिर आगे एनालाइज करेंगे। एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इस टेक्निक को। सबसे पहले जैसे हमने डीएनए में देखा था कि साइज को पता लगाने के लिए हम पहले वेल के अंदर लेडर डाल देंगे पहली लेन के अंदर, तो उससे हम बाकी जो लेन्स हैं उसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइज को पता लगा पाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट का पता लगा पाएंगे। दूसरा, हम इसमें प्रोटीन कैसे एग्रीगेट है, उसका एग्रीगेशन स्ट्रक्चर क्या है उसका पता लगा सकते हैं, कि प्रोटीन फाइब्रस है कि ग्लोबुलर है, उसका हम इससे पता लगा सकते हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे और जल्दी पोर्स को क्रॉस करके आगे पहुंच जाएंगे, जबकि जो फाइब्रस होंगे वो पीछे रह जाएंगे। प्रोटीन्स की साइज और प्योरिटी का हम इससे पता लगा सकते हैं। अगर प्रोटीन प्योर नहीं होगा तो उससे हमें जो बैंड्स मिलेंगे वो पहले वाले प्रोटीन से अलग मिलेंगे। हम एक साइड पे उसी प्रोटीन की लैडर चला देंगे और दूसरे वेल्स में हम वो प्रोटीन के सैंपल्स डाल देंगे जिसकी हमें प्योरिटी पता करनी है। तो अगर हमें लेडर में जो बैंड्स आ रहे हैं उससे अलग बैंड्स देखने को मिले वेल्स के अंदर, इसका मतलब प्रोटीन की प्योरिटी कम है, उसके अंदर दूसरे टाइप के प्रोटीन्स भी मिक्स हैं। इसी तरह हम इसका यूज़
पॉलीपेप्टाइड की कंपोजिशन को भी कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें बैंड्स मिलेंगे। और दूसरा, एनालाइज कर सकते हैं हम इससे नंबर एंड साइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। जितनी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट ज़्यादा होंगी उतना ही उसका मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा होगा और उतना ही हमें बैंड्स फिर ऊपर में देखने को मिलेंगे। एडवांटेज क्या है इसकी पेज की? स्टेबल केमिकली क्रॉस लिंक जल, स्टेबल होता है जल, जल्दी खराब नहीं होता, टूटता नहीं। दूसरा, ग्रेटर ग्रेटर डिजोल्विंग पावर, ये हमने पहले भी देखा था। तीसरा, इट कैन अकोमोडेट लार्जर क्वांटिटीज ऑफ डीएनए विदाउट सिग्निफिकेंटली लॉस इन रेजोल्यूशन, बहुत सारे डीएनए को भी हम सेपरेट कर सकते हैं इससे। मेनली हम इससे लो मोलिकुलर वेट की चीज़ों को सेपरेट करते हैं जैसे प्रोटीन, और इसका हम पोर साइज भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज अगर देखें तो ये जल जो है वो इजिली प्रिपेयर नहीं होता। ये प्रिपेयर करने में हमें बहुत टाइम लगता है, हमें 2 अलग-अलग टाइप के जल प्रिपेयर करने पड़ते हैं, डिसॉल्विंग जल, स्टैकिंग जल, जबकि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें सिर्फ एक ही टाइप का जल प्रिपेयर करना था। दूसरा, ये जो पॉलीमर है ये टॉक्सिक होता है, इसको यूज़ करते हैं जब हम, तो हमें ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट करते टाइम ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल है। तीसरा, जेल्स आर टेडियस टू प्रिपेयर एंड ऑफन लीक, जल लीक भी बहुत जल्दी कर जाते हैं। हमें अपनी तरफ से तो हम उस पर सब स्टॉपर वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जल का लीक होने का खतरा होता है क्योंकि ये वर्टिकल जल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। चौथा, इसके अंदर हर एक्सपेरिमेंट में नए जल की रिक्वायरमेंट होती है, हम पुराने जल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो आज हमने पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस किया। ये टेक्निक है क्या, हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, जेल कैसे बनाते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, क्या कहाँ कहाँ हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या बेनिफिशियल है ये, डिसएडवांटेज इसकी क्या है, डिफरेंस क्या है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये सब चीज़ें आज हमने देखी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप विजिटिंग आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू।